हेलो दोस्तों, मैं सरिता अपने चैनल हिंदी ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है वाक्य रचना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए वाक्यों का प्रयोग करते हैं। और जो वाक्य होते हैं वो बनते हैं शब्दों से, सार्थक शब्दों से। सार्थक शब्दों को हम इस तरह से व्यवस्थित रूप से रखते हैं जिनका एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाता है, और तभी ये वाक्य कहलाता है। अगर निरर्थक शब्दों को अव्यवस्थित रूप से अगर हम रखेंगे तो उससे वाक्य नहीं बनेगा, यानी हम जो कहना चाहते हैं वो समझ में नहीं आएगी। तो इस तरह से जो वाक्य होते हैं वो सार्थक जो शब्द होते हैं उनसे बनते हैं। इसलिए हम वाक्यों के लिए कह सकते हैं कि शब्दों का वह सार्थक मेल जो व्यवस्थित हो और पूरा आशय प्रकट करता हो वाक्य कहलाता है। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला है उद्देश्य। उद्देश्य जो होता है, इसमें जब हम जो वाक्य बनाते हैं जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी कर्ता जो होता है वो उद्देश्य कहलाता है। और विधेय में जो कर्ता क्रिया करता है, यानी जो काम करता है, जो कुछ भी उसके बारे में बताया जाता है वो कहलाता है विधेय। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण है अजय पढ़ रहा है। अब यहाँ अजय के बारे में बताया जा रहा है, यानी अजय कर्ता हो गया और वो क्रिया क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। अब ये पढ़ रहा है, ये विधेय कहलाएगा। और जो उद्देश्य जो होता है, कभी एक शब्द का भी होता है, कभी एक से अधिक शब्दों का भी होता है। जैसे कि ये दूसरा उदाहरण है, सभी छात्रों ने। अब यहाँ पर उद्देश्य में एक से अधिक शब्द आ गए, सभी छात्रों ने। अब यहाँ पहले जो उद्देश्य था उसमें सिर्फ एक ही शब्द था, जैसे अजय। यहाँ एक से अधिक शब्द हो गए, सभी छात्रों ने, ये उद्देश्य में आ गया। अध्यापक का स्वागत किया, ये क्रिया हो गई, ये विधेय कहलाया। तो जो उद्देश्य होता है वो कभी एक शब्द का भी हो सकता है, कभी एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। उद्देश्य में कर्ता आता है, जिसके बारे में बताया जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं। और जो कुछ वो करता है, जो कुछ भी उनके बारे में बताया जा रहा है वो कहलाता है विधेय। वाक्यों में भेद दो प्रकार से किया गया है, एक तो अर्थ की दृष्टि से और दूसरा है रचना की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम जानेंगे अर्थ की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य है उन्हें 8 भागों में बांटा गया है। पहला है विधान, विधानवाचक या साधारण वाक्य। विधानवाचक और साधारण वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें किसी क्रिया के करने या होने का पता चलता है। जैसे कि दीपक पाठशाला जाता है, सूरज पूर्व से निकलता है, रोहित रोज व्यायाम करता है। तो ये एक साधारण वाक्य का पता चल रहा है। और दूसरा है निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य वो होते हैं जिसमें क्रिया के न होने का पता चले। जैसे बच्चे खेल नहीं रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, आज तुम बाजार मत जाओ। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं जिससे हमें प्रश्न पूछने का पता चलता है, इसमें प्रश्न किया जा रहा है। जैसे तुम कल कहाँ गए थे, क्या तुमने खाना खा लिया, तुम कब पढ़ते हो। तो ये प्रश्न सूचक वाक्य हैं। और अगला है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य वो होता है जिन वाक्यों से हमें आज्ञा की, अनुमति की या प्रार्थना आदि का पता चलता है, तो वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अपनी पुस्तकें खोलो, चुपचाप पढ़ाई करो, दरवाज़ा बंद कर दो। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य वे होते हैं जिनसे हमें जो बोलने वाला व्यक्ति होती है उसकी इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का हमें बोध हो जाता है या पता चलता है। जैसे भगवान आपको लंबी आयु दे, या हम एक और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे ईश्वर करे तुम खूब उन्नति करो। तो इससे हमें आशीर्वाद का पता चल रहा है कि उसकी हमारे लिए अच्छी शुभकामनाएं हैं, इसका हमें पता चल रहा है। तो इच्छावाचक वाक्य कहलाता है।
अगला है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य वो होते हैं जिन वाक्यों में हमें संदेह होता है या हमें संभावना का बोध होता है, पता चलता है। जैसे कि कल शायद सीमा आ जाए, कल शायद बारिश हो। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। और संकेतवाचक वाक्य वो होते हैं जिन वाक्यों से एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। जैसे तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, यानी इस सफल कब होते जब तुम परिश्रम करते, यानी एक क्रिया का जो फल है दूसरी क्रिया पर निर्भर है। इसका एक उदाहरण हम और दे सकते हैं। यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। तो ये इस तरह के जो उदाहरण होते हैं वे संकेतवाचक उदाहरण कहलाते हैं। और अगला है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य वो होते हैं जिससे हमें हर्ष, शोक या विस्मय का पता चलता है। जैसे आह कितना सुंदर मोर है, इसमें हमें हर्ष का पता चल रहा है, खुशी का पता चल रहा है। या हम बोले ओह वह घायल हो गया, तो इससे हमें शोक या दुख का पता चल रहा है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। रचना की दृष्टि से जो वाक्य है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। जैसे ये उदाहरण दिया है, जैसे अजय पतंग उड़ा रहा है तो अजय उद्देश्य हो गया और पतंग उड़ा रहा है ये विधेय हो गया। सीमा पुस्तक पढ़ रही है, सीमा उद्देश्य हो गए और पुस्तक पढ़ रही है विधेय हो गया। तो जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। फिर है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वे होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं जिनको हम योजक बोलते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब जैसे हम आगरा गए और हमने ताजमहल देखा। अब एक वाक्य हो गया हम आगरा गए और दूसरा है हमने ताजमहल देखा। इसमें जो और है वो समुच्चय बोधक या योजक कहलाता है, जिसको समुच्चय बोधक मतलब जोड़ रहा है, योजक का मतलब होता है जोड़ रहा है। तो ये और इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। जैसे हम आगरा गए और हमने ताजमहल देखा। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अगला है मिश्र वाक्य। जब वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हों तब उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो छात्र परिश्रम करता है ये क्या है, प्रधान उपवाक्य है, और वह अच्छे अंक लाता है ये आश्रित उपवाक्य है। तो जो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। एक और उदाहरण देते हैं। जैसे है अध्यापक ने कहा कि आज चित्र बनाना सिखाएंगे। तो अध्यापक ने कहा ये प्रधान उपवाक्य हो गया कि आज चित्र बनाना सिखाएंगे, ये आश्रित उपवाक्य। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।